वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के जीव विज्ञान के पहला पाठ जिसका नाम जैव प्रकर्म पोषण है, इसके प्रत्येक टॉपिक के व्याख्या को हम लोग पढ़ेंगे। इसके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। पहला है जैव प्रकर्म किसे कहते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रकर्म कहलाती है। यानी जीव जो सारी क्रियाएं करती है उसे जैव प्रकर्म कहते हैं। जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वह चल रहा है, कुत्ता एक ब्रेड खा रहा है। तो इस तरह की जो भी क्रियाएं हैं सभी जैव प्रकर्म के अंदर आती है, सबको जैव प्रकर्म कहते हैं। जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रकर्म कहलाता है। जिसमें जो है जीव सभी क्रियाएं करती है, जो भी क्रियाएं जीव करती है सब जैव प्रकर्म के अंदर आती है। जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी लंबाई बढ़ रही है, यह सभी क्रियाएं जैव प्रकर्म के अंदर आएगी। पोषण किसे कहते हैं। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। जीव जो है पोषक तत्व जैसे अन्न जल ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, तो इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण की 3 विधि है। पोषण की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। पोषण की विधियां, तो पोषण की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। पहला स्व पोषण और दूसरा पर पोषण। स्व पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तथा पर पोषण वह विधि है जिसमें जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे पर पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया जो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद गाय, भैंस, कुत्ता, ये सभी जीव हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अतः इसमें जो पोषण पाया जाएगा वह पर पोषण कहलाएगा। स्व पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्व पोषण, उस विधि को स्व पोषण कहा जाता है। तथा जिस जीव में स्व पोषण पाए जाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे हो गए। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्वपोषण कहलाता है। जैसे हरे पौधों में स्वपोषण की विधि पाई जाती है। नेक्स्ट है पर पोषण किसे कहते हैं। तो पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसमें पर पोषण पाया जाता है। जैसे में मनुष्य हो गया, मनुष्य भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहता है या दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, या गाय हो गया, भैंस हो गया, या फिर कुत्ता हो गया। यह सभी जो है जीव पोषण के लिए हरे पौधे पर डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से निर्भर है। अतः इसमें जो पोषण पाया जाएगा वह पर पोषण कहलाएगा। पर पोषण के प्रकार, तो पर पोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। तो इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं। मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण में जो जंतुएं होते हैं वह मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक या बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ, इन सभी में मृत जीवी पोषण पाया जाता है। कवक में भी, बैक्टीरिया में भी तथा कुछ प्रोटोजोआ में मृत जीवी पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट है परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वह परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे कवक में परजीवी पोषण पाया जाता है,
यह दूसरे जीवों पर निर्भर रह के अपना भोजन ग्रहण करता है। यह जीवाणु हो गया, इसमें भी परजीवी पोषण पाया जाता है। गुल, कृमि या मलेरिया परजीवी, यह सब दूसरे प्राणियों के संपर्क में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या फिर जो सर में के जू होता है उसमें भी परजीवी पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा है प्राणी संपोषण। तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जैसे अमीबा, मेढक या मनुष्य। मनुष्य जो भोजन करता है उसमें प्राणी संपोषण की विधि पाई जाती है, या मेढक हो गया या अमीबा हो गया, इन सभी में प्राणी संपोषण पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड, जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल होते हैं वह क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करके सूर्य की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की सहायता से वह पौधों में पादप कोशिकाओं में कार्बनिक अणु ग्लूकोज का जो स्थिरीकरण होता है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला है पर्णहरित या क्लोरोफिल। यह कहाँ पाया जाता है, तो यह पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तियों में पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तीसरा, जल की जरूरत होती है, और चौथा, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है। नेक्स्ट है उपापचय से क्या समझते हैं। तो सजीव के शरीर में होने वाले सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती है। जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना, यह उपापचय कहलाते हैं। यानी सजीव के शरीर में होने वाले सभी प्रकार की जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है वह सभी उपापचय कहलाती है। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पचना भी उपापचय क्रिया के अंदर आता है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का बनना या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होना, यह सभी उपापचय क्रिया के अंदर आती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषित जीव है। यह मृदु जलीय यानी मीठे जल, एक कोशिकीय और अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कूट पादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। कूट पाद के बदलने और बिगड़ने के कारण इसका आकार भी बदलते रहता है। यही है कूट पाद, जो निकला हुआ होता है यही होता है कूट पाद, और इसी के मदद से अमीबा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा कहाँ रहता है, तो यह मृदु जल में रहता है, दलदल भूमि में रहता है, तालाब में, नदियों में या फिर नालियों में अमीबा रहता है। अमीबा का निवास स्थान वही होता है। अमीबा का भोजन जो होता है वह शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। शैवाल जो होते हैं वह नदियों में या तालाबों में या फिर छोटे छोटे नालियों में पाए जाते हैं। तो अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बैक्टीरिया होती है, डायटम होते हैं, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, यह सब अमीबा के भोजन होते हैं। अमीबा में पोषण 3 प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। पहला अंतर्ग्रहण होता है, दूसरा पाचन होता है और तीसरा बहिष्करण होता है। अमीबा पहले भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है, फिर उसको पचाता है, फिर उसे बाहर निकालता है। मनुष्य में भी भोजन 3 प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। मनुष्य सबसे पहले भोजन को अपने अंदर डालता है, फिर उसको पचाता है, फिर उसे टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकालता है। उसी तरह अमीबा में भी भोजन 3 प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में जिस तरह मनुष्य में भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख होता है,
लेकिन अमीबा में मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर के किसी सतह से ही भोजन को ग्रहण करता है। यह शरीर के सतह के किसी भी स्थान से अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रह हो सकता है। तो अमीबा अपने भोजन के लिए कूटपाद की सहायता लेता है। कूटपाद की सहायता से यह भोजन को ग्रहण करता है। जैसे इसका यह कूटपाद हो गया, यह सब जो बाहर बाहर निकला हुआ यह कूटपाद हो गया। सपोज डेट जैसे कि यहाँ पे अगर भोजन आएगा तो यह कूटपाद की मदद से इसको घेर लेगा और घेर कर इसे यानी इसी को अंतर्ग्रहण कहा जाएगा और घेर लेगा, फिर पचाकर शरीर के किसी भाग से यह भोजन को बाहर निकाल देगा। किसी भी भाग से शरीर के कोई भाग फटेगा और उससे अपना भोजन निकाल देगा। यही है अमीबा में पोषण। अमीबा जब भोजन के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपादों का निर्माण करता है। कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि कूटपाद की मदद से यह भोजन को ग्रहण करता है। जब इसके समीप भोजन आता है तो कूटपाद की मदद से यह भोजन को पूरी तरीके से घेर लेता है। जैसे यहाँ पे भोजन अगर यहाँ पे आता है तो यह अपने कूटपाद की मदद से जल्दी जल्दी इसको घेर लेगा और घेर कर इसको पचाएगा। इस भोजन को पचाकर फिर शरीर के किसी अन्य भाग से बाहर निकाल देगा। तो कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह घेर लेते हैं। धीरे धीरे कूटपादों के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है जिसमें भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा हो जाता है और अपचे भोजन निकालने के लिए शरीर के किसी भाग में अस्थायी, जैसे बताए हैं कोई एक छेद होगा शरीर के किसी भी भाग में और उस छेद के माध्यम से अपचा हुआ भोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये था अमीबा में पोषण। नेक्स्ट है मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के माध्यम से मनुष्य तथा जो भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं सभी में भोजन का पाचन होता है। यह आहार नाल मनुष्य का आहार नाल जो है वह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुंह गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली हुई होती है। मनुष्य में आहार नाल की शुरुआत मुख से शुरू होती है और मल द्वार तक जिसके माध्यम से मल निकलता है वहां तक फैली हुई होती है। मुख गुहा से क्या समझते हैं? तो मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ओंठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। लार में एमिलेस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, लार में एमिलेस नामक एंजाइम होता है। नेक्स्ट है ग्रास नली किसे कहते हैं? तो मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह संकुचन यानी सिकुड़न और फैलाव, सिकुड़न और शिथिलन अर्थात फैलाव शुरू हो जाता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें जैसे हम भोजन करते हैं तो मुख में से जब भोजन को अंदर घोटते हैं तो ग्रास नली में पहुंचता है, जिसके कारण ग्रास नली जो है वह फैलने और सिकुड़ने का काम करता है। ग्रास नली से भोजन डायरेक्ट आमाशय में पहुंचता है। अब आमाशय के बारे में जानते हैं। आमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली हुई होती है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ होता है। हमारे पेट आमाशय में ही, आमाशय को जनरली पेट कहते हैं, तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित होता है और इसमें प्रोटीन का पाचन होता है और वसा का पाचन आमाशय में ही होता है। नेक्स्ट है छोटी आंत। तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यह बेलनाकार रचना होता है, बेलन के जैसा होता है आहार नाल यानी पाइप के जैसा होता है छोटी आंत। छोटी आंत में ही आहार नाल की क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत में ही भोजन की पाचन की क्रिया जो होती है वह पूर्ण होती है। यह पाइप के जैसा होता है। जो आंत होता है छोटी आंत वह पाइप के जैसा होता है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है।
तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है आहार नाल की लंबाई, तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तथा छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए इसको याद करके रखिएगा आप लोग। यकृत, नेक्स्ट है यकृत से क्या समझते हैं। यकृत जिसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है, तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी दाहिनी भाग में अवस्थित है। यकृत कोशिकाओं से पीत्त का स्राव होता है। पीत्त के दो कार्य हैं। यकृत कोशिकाओं से पीत्त का स्राव होता है। पीत्त के दो कार्य होते हैं। पीत्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय काइम को अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। पीत्त जो होता है वह भोजन में जो अम्लीय काइम होता है उसकी अम्लीयता को नष्ट करके उसे क्षारीय बना देता है तथा अग्न्याशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। दूसरा, पीत्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा के विखंडन तथा पायसीकरण होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से काम कर सके। तो पीत्त के यह दो प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट है अग्न्याशय। तो आमाशय के ठीक नीचे और ग्रहणी के घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय जो होता है वह आमाशय के ठीक नीचे होता है। ग्रहणी के घेरे पीले रंग की ग्रंथि होती है जो अग्न्याशय कहलाती है। नेक्स्ट है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है, जो छोटी आंत के अगले भाग होती है उसके बाद बड़ी आंत होती है। भोजन का पाचन जो होता है वह छोटी आंत में पूर्ण होता है और उसके आगे जो अगला भाग होती है वह बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत दो भागों में बटी होती है। पहला भाग कोलन और दूसरा मलाशय या रेक्टम होता है जिसके माध्यम से टॉयलेट बाहर निकलते हैं। तो ये है जैव प्रकर्म पोषण के महत्वपूर्ण टॉपिक का व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबकी काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।